मैथ्स 2 में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 उसका 8वां प्रश्न देखिए। 7 तक हमारा हो चुका है। निम्नलिखित बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड त्रिभुज बना सकते हैं क्या? यह त्रिभुज बना सकते हो तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का प्रकार लिखो। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का प्रकार होता है, कोणों के आधार पर त्रिभुज का प्रकार होता है। आप ये छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का प्रकार क्या क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो अगर त्रिभुज की कोई भी भुजा समान नहीं है तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर त्रिभुज की दो भुजाएं समान है तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है तो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमें यहाँ पर पता करना है कि इन तीनों में से कौन सा त्रिभुज है। बहुत आसान है। आपको क्या करना है, देखिए L दिया है, M दिया है, N दिया है। तो त्रिभुज में 3 भुजा होती है। जैसे ये त्रिभुज है तो इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं रहेंगी? 3, L, M, N। तो आप क्या करो, एक बार LM निकालो दूरी के सूत्र से। दूरी का सूत्र आपको मालूम ही है। दूरी का सूत्र क्या होता है? करणी में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये जो दूरी का सूत्र है यही आपको 3 बार लगाना है। एक बार L और M के बीच लगाना है। ये देखिए L और M के बीच दूरी का सूत्र लगा दिया। एक बार MN के बीच दूरी का सूत्र लगाना है। देखिए दूरी का सूत्र एक बार MN के बीच और एक बार LN के बीच दूरी का सूत्र लगाना है। LN के बीच दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र लगाना आप सीख चुके हो तो मैं दूरी का सूत्र नहीं सिखाने जा रहा हूँ। दूरी का सूत्र आपका यही है कि जैसे L और M के बीच लगाना है तो L को x1 y1 मानेंगे, M को x2 y2 मानेंगे और यहाँ पे फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फिर बाद में MN के बीच लगाएंगे यही सूत्र, तो ये x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे। और जब LN के बीच लगाएंगे तो एक को x1 y1 मान लेंगे, एक को x2 y2 मान लेंगे। इस तरीके से जब LM की लंबाई निकाला तो करणी में 170 आ गया। MN का निकाला तो करणी में 122 और LN का निकाला तो करणी में 160। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कौन से प्रकार का त्रिभुज है। तो यहाँ देखो बोला है किसी त्रिभुज को बनने के लिए उसकी किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग उसकी तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। हमें यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि क्या मतलब है, क्या बोल रहे हैं। देखो कि एक नियम और है कि सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे। देखो यहाँ 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड त्रिभुज बना सकते हैं क्या? पहला क्वेश्चन यही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो आपको, LM, MN और LN, और आपको ये पता करना हो कि वो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, तो उसका नियम होता है। उसका नियम क्या है वो जान लीजिए। उसका नियम यहाँ पे दिया है कि किन्हीं त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल उसकी तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। मतलब जैसे ये दोनों भुजाओं की लंबाई जोड़ो तो इससे बड़ा होना चाहिए, ये दोनों भुजाओं की लंबाई जोड़ो तो इससे बड़ा होना चाहिए, ये दोनों भुजाओं की लंबाई जोड़ो तो इससे बड़ा होना चाहिए। LM और MN का जोड़ने पर LN से बड़ा होना चाहिए, LM और LN जोड़ने पे MN से बड़ा होना चाहिए, MN और LN जोड़ने से LM से बड़ा होना चाहिए। मतलब दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। वही चीज यहाँ दिखाया है। देखिए पहले उसने बताया यहाँ पे कि अगर हम LM में MN जोड़े, LM कितना है? करणी में 170। देखिए इन्होंने कौन कौन सा जोड़ा है? MN और LN जोड़ा है। MN कौन है? 122 और LN कितना है? करणी में 160। देखिए MN का मान करणी में 122 और LN का मान करणी में 160। जब ये दोनों जोड़ेंगे तो वह बड़ा है तीसरी भुजा करणी में 170 से। कैसे पता चलेगा? इसको पता करने के लिए इन्होंने क्या किया है यहाँ पर देखिए कि ऐसे तो करणी से तो पता चल नहीं रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि ये देखिए ये दोनों का योगफल इससे बड़ा होना चाहिए। तो अगर ये दोनों का योगफल इससे बड़ा है तो इन दोनों का स्क्वायर भी इससे बड़ा होगा। तो यहाँ इन दोनों का स्क्वायर किया तो इन दोनों का स्क्वायर देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। करणी में 122 का स्क्वायर 122,
करनी हट जाएगी। यहाँ 2 122 में 160 का गुणा, मतलब ये ऐसे ही रखा, और ये 160 का 160, और ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा 282 प्लस 2 करनी में 122 गुणे करनी में 160, और करनी में 170 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 170 आएगा, करनी हट जाएगी। तो इसका मतलब देखिए इन दोनों का स्क्वायर जो है वो 282 प्लस इतना आ रहा है, मतलब 282 से थोड़ा ज्यादा है, और इस अकेले का स्क्वायर 170 है। तो दोनों का जो जोड़ है उसका मान तीसरे से ज्यादा है, क्योंकि जब दोनों के जोड़ का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर से ज्यादा है तो इसका मतलब दोनों का योगफल भी जो रहेगा वो तीसरे से ज्यादा रहेगा। ये यहाँ पे इन्होंने बताया है, यहाँ देखो समझाया है कि क्योंकि ये जो 282 है यह बड़ा है 170 से, इसलिए 282 प्लस 2 करनी में 122 गुणे 160 भी बड़ा रहेगा 170 से। इसका मतलब समझ में आ गया कि ये जो 122 प्लस करनी में 160 बड़ा है 170 के स्क्वायर से, और जब करनी में 122 प्लस 160 का स्क्वायर बड़ा है 170 स्क्वायर से, तो करनी में 122 प्लस करनी में 160 भी बड़ा रहेगा 170 से। इससे एक चीज समझ में आ गया कि अगर और यहाँ एक चीज और देख रहे हो, ये तो समझ में आ गया कि दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा है, ऐसा इन्होंने दिखाया कि अब उसमें भी देखिए, उसमें भी आप ये सोच रहे होंगे कि आपने अभी तो बोला कि कोई भी दो भुजा का योगफल तीसरे से बड़ा होना चाहिए, फिर एक ही बार क्यों दिखाया इसको। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए कि जो सबसे छोटी छोटी दो भुजाएं हैं, देखिए करनी में 160 और करनी में 22, उन दोनों को चेक करो कि उन दोनों का योगफल सबसे बड़ी भुजा जो है उससे बड़ा होना चाहिए। तो आपको एक ही बार चेक करने की जरूरत है, 2 बार 3 बार चेक करने की जरूरत नहीं है। तो पता चल गया, इतना तो पता चल गया कि दो भुजाओं, जो छोटी दो भुजाएं हैं, छोटी दो भुजाएं कौन है, mn और ln छोटी है, देखिए lm बड़ी है। तो दो छोटी भुजाओं का योगफल बड़ी वाली भुजा से बड़ा है, दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है। अब हम देखेंगे कि तीनों भुजाएं देखो अलग अलग है। इस भुजा का करनी में 170 मान है, इसका करनी में 122, इसका करनी में 160, तीनों भुजाओं का मान अलग अलग है। इससे पता चल रहा है कि ये विषम बाहु त्रिभुज है, क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि तीनों भुजाएं समान नहीं होती हैं। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन इसमें भी देखिए, पी क्यू आर है तो पी क्यू निकाल लिया, दूरी के सूत्र से क्यू आर निकाल लिया, पी आर निकाल लिया। यहाँ पे जब हमने देखा, ये देखिए पी क्यू का मान 2 करनी में 5 आया, क्यू आर का करनी में 5 आया, पी आर का 3 करनी में 5 आया। इसमें दो छोटे मान 2 करनी में 5 और करनी में 5 को जोड़ा तो 3 करनी में 5 आ गया। तो दो छोटे मानों का योगफल बड़े मान के बराबर है। देख लीजिए, ये 2 करनी में 5 है, ये 2 करनी में 5 और करनी में 5 छोटे मान है, और ये 3 करनी में 5 बड़ा मान है। तो ये 2 करनी में 5 जो छोटा मान है और करनी में 5 जो छोटा मान है, दो छोटे मान को जोड़ा तो ये बड़े वाले मान के बराबर आ गया। तो इसका मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर का मान पी आर के बराबर आ गया। और आप जानते हो जब दो भुजाओं का योगफल पी क्यू और क्यू आर का योगफल पी आर के बराबर आ गया, इससे समझ में आ गया कि पी क्यू आर एक रेखी है। पी क्यू आर कैसे हैं, एक रेखी। और जब ये समझ में आ गया कि पी क्यू आर एक रेखी है तो फिर इससे त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि क्या त्रिभुज बनेगा, तो आठवें के पहले में तो पता चल गया कि त्रिभुज बनेगा। तो एक चीज पूछा है कि क्या त्रिभुज बनेगा, और अगर त्रिभुज बनेगा तो कौन सा बनेगा। तो इसमें आपने पहले क्वेश्चन बताया कि त्रिभुज बनेगा, और वो कैसा त्रिभुज बनेगा, विषम बाहु, क्योंकि तीनों भुजाएं समान नहीं है। यहाँ तो आपने बता दिया कि ये तीनों बिंदु एक रेखी हैं। अगर एक रेखी है तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, त्रिभुज नहीं बन सकता है। और त्रिभुज नहीं बनेगा तो फिर बताने की जरूरत ही नहीं कौन सा त्रिभुज होगा। चलिए तीसरा देखते हैं। ए करनी में 2 करनी में 2, बी माइनस करनी में 2 माइनस करनी में 2, सी माइनस करनी में 6 करनी में 6। अब हम यहाँ पे भी वही दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी का सूत्र आपको सब में एक बार लिख देना चाहिए। एक बार दूरी का सूत्र लिख दो और फिर उसको चाहे जितनी बार यूज करो, एक बार सूत्र लिख के दिखा देना चाहिए।
x2 माइनस करनी में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ऐसे ही तीसरा देखिए, यहां पे भी दूरी का सूत्र मैं एक बार और लिख देता हूं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसी सूत्र को एक बार a और b के बीच लगाएंगे तो a x1 y1 हो गया, b x2 y2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो माइनस करनी में दो, माइनस करनी में दो स्क्वायर प्लस माइनस करनी में दो, माइनस करनी में दो स्क्वायर, माइनस करनी में दो, माइनस करनी में दो जुड़ के माइनस दो करनी में दो हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ के करनी में चार कर देते हैं। नहीं, यहाँ एक छिपा हुआ, यहाँ एक छिपा हुआ। करनी आपने 9th में पढ़ा था, तो एक और एक जुड़ के कितना हो जाएगा, दो करनी में दो का स्क्वायर प्लस ऐसे भी माइनस दो करनी में दो का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर चार और करनी में दो का स्क्वायर दो, दो का स्क्वायर चार करनी में दो का स्क्वायर दो, तो चार दूना 8। वैसे यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर चार करनी में दो का स्क्वायर दो, चार दूना 8, 8 8 16, 16 का वर्गमूल 4। ए बी का मान 4 आ गया। ऐसे बी सी निकालेंगे। अब बी और सी के बीच लगाएंगे तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो माइनस करनी में 6 माइनस करनी में दो का स्क्वायर प्लस करनी में 6 माइनस माइनस करनी में दो का स्क्वायर, क्योंकि ये करनी में 6 है और सूत्र वाला माइनस और y2 का माइनस करनी में, तो ऐसा ब्रैकेट में आ गया। माइनस करनी में 6 माइनस माइनस का गुणा प्लस करनी में दो स्क्वायर और यहाँ पे करनी में 6 प्लस करनी में दो का स्क्वायर। अब यहाँ तो ये इसको जोड़ नहीं सकते क्योंकि सजाती करनी नहीं है। यहाँ कैसा था, ये सजाती करनी था तो इसको जोड़ लिया था। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। बराबर, होल स्क्वायर का फॉर्मूला मतलब आप चाहे तो इसको पहले लिख लो, इसको बाद में, तो a माइनस बी होल स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर लग जाएगा। तो वही यहाँ पे देखिए लगाया है इसने होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे यहाँ फिर से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस करनी में 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस और करनी में 6 का स्क्वायर करनी हट जाएगी। फिर यहाँ देखिए a माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 2 और 6 दूना 12, करनी में 12 हो जाएगा। गुणा कर सकते हैं। और ये यहाँ पे करनी में 2 का स्क्वायर 2, करनी में 6 का स्क्वायर 6, फिर यहाँ वही 6 दूना 12, 2 करनी में 12 और ये करनी में 2 का स्क्वायर 2, ये 2 करनी में 12, 2 करनी में 12 कट जाएगा और यहाँ आएगा 6 2 8 6 14 2 16, 16 का वर्गमूल 4। अब ऐसे ही एसी निकालेंगे। एसी का भी सेम तरीके से जैसे हमने बीसी निकाला वैसे ए और सी के बीच लगाएंगे। बराबर है। अब हमें किसके किसके बीच लगाना है, ए और सी के बीच। यहाँ देखिए ए और सी के बीच x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो माइनस करनी में 6 माइनस करनी में 2 होल स्क्वायर और करनी में 6 माइनस करनी में 2 होल स्क्वायर, यहाँ लग गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी ये सजाती नहीं है तो यहाँ पे भी वही होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। और यहाँ देखिए ए, इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे फिर स्क्वायर वगैरह करके करेंगे। यहाँ पे भी 2 करने में 12 कट जाएगा, यहाँ पे भी 16 आएगा, 16 का वर्गमूल 4 आएगा। आप देख रहे हो ए बी का मान भी 4 आया, बी सी का मान भी 4 आया, ए सी का मान भी 4 आया। तीनों के मान 4 4 4 आ गए। अब हम देखेंगे कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं। तो इसमें अगर आप कोई भी दो जोड़ेंगे तो तीसरे से बड़ा रहेगा। जैसे देखिए अब ए बी, यहां मैं लिख देता हूं, यहां लिखा भी है देखिए, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर 4। अब अगर ए बी और बी सी को जोड़ोगे तो 4 और 4 जुड़ के 8, ए सी से बड़ा रहेगा क्योंकि ए सी का मान 4 है। ये दोनों जोड़ोगे तो भी 8 आएगा, ए बी से बड़ा रहेगा। और अगर ये दोनों जोड़ोगे तो भी 4 4 8 आएगा, बी सी से बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब इसमें दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा है, दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा है, दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा है। इसलिए इनसे त्रिभुज बन सकता है, त्रिभुज इसमें बनेगा। और जब त्रिभुज बनेगा तो वो त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है, और जब तीनों भुजाएं समान है
तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज का नाम क्या होगा, वो त्रिभुज बनेगा समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज। अब देखिए 9वां क्वेश्चन एक कट है, तो आप अपने टेक्स्ट बुक में 9वां क्वेश्चन कट कर लीजिएगा, और ये 10वां क्वेश्चन भी कट है, तो अपने टेक्स्ट बुक में आप 10वां क्वेश्चन कट कर लीजिएगा, बराबर। उसके बाद आता है 11वां क्वेश्चन, सिद्ध करो कि बिंदु P1 - 2 Q5 2 3 - 1 R3 - 1 तथा S - 1 - 5 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु। ये आप देखो समांतर, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि प्रश्न संग्रह 5.1 का प्रश्न 5 जो है वो इसके जैसा है, जिसमें हमें क्या करना रहेगा, ये दूरी का सूत्र हमें 4 बार लगाना है। इधर मैं बना के आपको दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन पहले आप कर चुके हो, केवल नंबर बदले रहेंगे, तरीका वही रहेगा। ए बी सी डी नहीं है, बल्कि पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस। एक बार आप P और Q के बीच दूरी का सूत्र लगाओगे तो PQ निकालोगे, फिर Q और R के बीच दूरी का सूत्र लगाओगे तो QR निकालोगे, फिर R और S के बीच दूरी का सूत्र लगाओगे तो RS निकालोगे, और फिर आप S और P के बीच दूरी का सूत्र लगा के PS निकालोगे। तो एक बार PQ निकालो, फिर QR निकालो, फिर RS निकालो, फिर PS निकालो। ऐसा 4 बार आप दूरी का सूत्र लगाओ। यहाँ मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको केवल एक बार दूरी का सूत्र लिख देना चाहिए, बाकी आपको मैं ये कट करने के लिए बोलूंगा। ये सब इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो ये सब जो इन्होंने माना है सब कट कर दो। केवल आप क्या करो, यहाँ बता दो कि बिंदु P दिया है, Q दिया है, R दिया है, S दिया है, और यहाँ एक बार आप दूरी का सूत्र बता दीजिए बस। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। एक बार सूत्र बताइए, 4 बार लगाइए। PQ में लगा दीजिए, QR में, ये देखो ये भी कट कर दो, QR में लगा दीजिए, फिर RS में भी लगा दीजिए, और फिर PS में भी। ये बार बार आपको सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे सूत्र लगा दीजिए। अब देखिए PQ का मान दूरी के सूत्र से निकाला तो 4 करनी में 2 आया, QR का करनी में 13 आया, RS का 4 करनी में 2 आया, PS का करनी में 13 आया। तो PQ का मान 4 करनी में 2 आया और RS का 4 करनी में 2, तो सम्मुख भुजाएं समान है। ऐसे PS का करनी में 13 आया, QR का करनी में 13 आया, इसकी भी सम्मुख भुजाएं समान है। और जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती हैं उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ देखिए चतुर्भुज PQR में PQ RS के बराबर है, क्योंकि PQ का मान 4 करनी में 2 और RS का भी 4 करनी में 2, तो PQ RS के बराबर। और QR PS के बराबर है, क्योंकि QR का मान करनी में 13 है और PS का मान भी करनी में 13 है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान है, मतलब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान है, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज। यहाँ देखिए समझाया है, यदि किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां परस्पर सर्वांगसम हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए चतुर्भुज PQRS यह समांतर चतुर्भुज है। 12वें क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको यहाँ पे वर्ग सिद्ध करना है। यदि बिंदु PQRS दिए गए हैं तो सिद्ध करो PQRS एक आयत सिद्ध करना। अब आयत सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 12वें क्वेश्चन में आयत सिद्ध करने के लिए आपको दूरी का सूत्र 6 बार लगाना चाहिए। अब यहाँ पे भी देखिए वही काम किया है, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। दूरी का सूत्र केवल एक बार लिख दो यहाँ पर और उसको 6 बार लगा लो, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब चलिए देखिए, एक बार हम क्या करेंगे, P और Q के बीच दूरी का सूत्र लगा के PQ निकालेंगे। एक बार PQ भुजा निकालेंगे, फिर QR, फिर RS, फिर PS, ये चारों भुजा निकाल लेंगे। तो जब चारों भुजा निकालेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसकी सम्मुख भुजाएं समान आएंगी। देखिए PQ का मान करनी में 13 आएगा तो RS का मान भी करनी में 13 आएगा, मतलब
पी क्यू जो है वह आर एस के बराबर है। ऐसे ही क्यू आर का मान 2 करणी में 13 आया है, तो पी एस का मान भी 2 करणी में 13। इधर देखिए क्यू आर का मान 2 करणी में 13 और पी एस का मान भी 2 करणी में 13। तो पी एस और क्यू आर का मान समान है, तो सम्मुख भुजाएं समान हो गई। तभी जस्ट आपने 11वां क्वेश्चन पढ़ा, ये पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज हो गया। तो यहाँ पे आप बताओगे पी क्यू आर एस में पी क्यू आर एस के समान है, क्यू आर पी एस के। किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं की जोड़ी सर्वांग सम तो समांतर चतुर्भुज होता है। इससे सिद्ध हो गया कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। जब आपको आयत सिद्ध करना तो पहले उसकी सम्मुख भुजाएं समान दिखाओ और वो सिद्ध हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज को आयत सिद्ध करने के लिए क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा काम करना है, इसके विकर्ण भी समान दिखाने हैं, क्योंकि विकर्ण जब तक समान नहीं दिखाओगे तब तक वो आयत नहीं माना जाएगा। इधर देखिए विकर्ण निकाल लिया, एक विकर्ण एक बार पी आर निकालेंगे, फिर विकर्ण क्यू एस। दूरी के सूत्र से विकर्ण पी आर और विकर्ण क्यू एस निकाल लिया। अब ये दोनों विकर्ण भी समान आ गए, करणी में 65 करणी में 65। समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में विकर्ण समान आ गए। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांग सम हो तो वह एक आयत होता है। इससे सिद्ध हो गया कि पी क्यू आर एस एक आयत है। 13वां देखेंगे, A -1 B 5 -3 तथा C 3 5 इन शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखिए इसकी माध्यिकाएं निकालना है, तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, ये त्रिभुज ABC है, तो इसमें माध्यिका का मतलब होता है कि भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिला दो तो उसको बोलते हैं माध्यिका। जैसे यहाँ AD माध्यिका है तो D मध्य बिंदु है भुजा का, ऐसे B माध्यिका है तो E भुजा का मध्य बिंदु है, ऐसे CF माध्यिका है तो F भुजा का मध्य बिंदु है। और ये जहां जाके काटते हैं वो केंद्रक होता है G। हमें G से मतलब नहीं है, यहाँ पे ये G लिखने की कोई जरूरत नहीं, हमें केवल माध्यिकाओं की लंबाई चाहिए। तो उसके लिए हमें करना क्या है, उसके लिए सबसे पहले हमें मध्य बिंदु का सूत्र 3 बार लगाना पड़ेगा। एक बार बताना पड़ेगा कि D जो है, अब देखिए यहाँ D के निर्देशांक को x1 y1 मान लिया, E को x2 y2 और F को x3 y3। आप चाहे तो कुछ और भी मान सकते हैं। अब यहाँ पे मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है वो देखिए, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 तथा y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये सूत्र है मध्य बिंदु का। अब एक बार सूत्र लिख दिया, आप बार बार इसको यूज कर सकते हो। तो कैसे करेंगे देखिए, एक बार यहाँ पे मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे तो हमें x1 का मान मिलेगा 5 प्लस 3 अपॉन 2, तो 8 अपॉन 2 आएगा, मतलब 8 अपॉन 2 मतलब 4 आएगा, तो x1 का मान 4। ऐसे ही y1 का मान -3 प्लस 5 अपॉन 2, तो 5 - 3 2 आएगा, 2 अपॉन 2 1। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया 4 1, तो D का निर्देशांक पता चल गया 4 1। ऐसे ही इसके बीच मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, 3 प्लस -1 अपॉन 2, तो 3 -1 अपॉन 2। तो ये देखिए -1 प्लस 3 अपॉन 2 तो 1 आ गया। और फिर ऐसे y के लिए 1 प्लस 5 अपॉन 2 6 अपॉन 2 आएगा 3, तो y2 का मान 3, तो बिंदु आ गया 1 3। ये देखिए आपको पता चल गया 1 3। इसी तरीके से f निकाल सकते हैं, a इन दोनों के बीच, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग और इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग। तो 5 प्लस -1 तो 5 -1 या -1 प्लस 5 अपॉन 2, तो कितना आएगा, ये देखिए यहाँ पे किया है 5 प्लस -1 अपॉन 2, तो 5 -1 अपॉन 2 4 अपॉन 2 2 आएगा। और एक बार इन दोनों के बीच y का निकालेंगे, y का 1 -3 प्लस 1 अपॉन 2, तो -3 प्लस 1 अपॉन 2 -2 अपॉन 2 -1। f का निर्देशांक आ गया 2 -1, ये f का निर्देशांक हो गया। इस तरीके से हमें d का भी निर्देशांक मिल गया, e का भी मिल गया, f का भी मिल गया, ये तीनों निर्देशांक हमें मिल गए। तब हम क्या करेंगे, अब ये जो तीनों निर्देशांक मिले हुए हैं, अब हमें दूरी का सूत्र लगा करके माध्यिकाओं की लंबाई निकालना। एक बार दूरी AD के बीच दूरी का सूत्र लगाएंगे तो माध्यिका AD की लंबाई मिल जाएगी। फिर BE के बीच दूरी का सूत्र लगाएंगे तो माध्यिका BE की लंबाई मिल जाएगी। फिर CF के बीच दूरी का सूत्र लगाएंगे तो माध्यिका CF की लंबाई मिल जाएगी। यहाँ देखिए एक बार यहाँ दूरी का सूत्र मैं लिख देता हूँ, दूरी के सूत्र से x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
बराबर। अब ये आपने दूरी का सूत्र लगा दिया। अब यही दूरी के सूत्र से एक बार AD निकाल लिया। तो ध्यान रखिए, जब A और D के बीच लगाएंगे तो एक को x1 y में मान लेंगे, एक को x2 y2, और दूरी का सूत्र यहाँ लगा लेंगे। एक बार B के बीच लगाएंगे तो यहाँ देखिए BE के बीच दूरी का सूत्र, ये B को x1 y में मान लेंगे, E को x2 y2। और ऐसे ही CF के बीच लगाएंगे तो C को x1 y1 मान लिया और F को x2 y2, और इस दूरी CF निकाल लिया। इस तरीके से माध्यिका AD की लंबाई 5 आ गई, और माध्यिका BE की लंबाई 2 करनी में 13 आ गई, और माध्यिका CF की लंबाई करनी में 37 आ गई। यहाँ पे बता दिया कि बिंदु ABC शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई एक है 5, दूसरा 2 करनी में 13, तीसरा करनी में 37। इस तरीके से है। 14वां क्वेश्चन देखेंगे, D-76E8-5F2-2 त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु तो उस त्रिभुज के केंद्रक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखिए हमें केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें। तो केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ मानेंगे कि माना, ध्यान से देखना, हमें दिया क्या है, DEF त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु है। मतलब एक ABC त्रिभुज है, उसके A, B और C का मान नहीं मालूम है, बल्कि त्रिभुज की जो भुजा का मध्य बिंदु D है उसका निर्देशांक मालूम है। इस भुजा BC का मध्य बिंदु E का निर्देशांक मालूम है। भुजा AC का मध्य बिंदु F का निर्देशांक मालूम है। और हमें A, B और C का निर्देशांक नहीं मालूम। अगर ABC का मिला होता तब तो आसान था, फिर तो केंद्रक का आप जानते हो निकालना, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इसका मतलब अभी हमें ये तीनों का पहले निर्देशांक निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, मध्य बिंदु का सूत्र जो अभी लगाया था, एक बार इन दोनों के बीच मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे तो हमें x1 और x2 में एक समीकरण मिलेगा। ऐसे ही जब y के लिए लगाएंगे तो y1 और y2 में एक समीकरण मिलेगा। फिर इसी तरीके से एक बार यहां मध्य बिंदु का, तो आप क्या करो, सबसे पहले A और B के बीच मध्य बिंदु का सूत्र केवल x वाले लगाओ, और B और C के बीच केवल x वाले मध्य बिंदु का सूत्र लगाओ, और A और C के बीच भी केवल x वाला मध्य बिंदु का सूत्र लगा के पहले ये 3 समीकरण प्राप्त कर लो। जैसे देखो यहाँ पे किया है, ये मध्य बिंदु का सूत्र लगाया है उसने, कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, यहाँ से देखिए x बराबर x1 प्लस x2/2, यही तो होता है। अब यहाँ पे जब आप लगाएंगे तो ये समझो x का मतलब -7 का मान दिया है x का, और यहाँ से देखिए x1 प्लस x2/2, 2 उधर जाएगा 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 -14, एक समीकरण मिल जाएगा, समीकरण एक। फिर इसके बीच लगाएंगे x वाला ही, y वाला भी नहीं लगाएंगे, x वाला। तो ये देखिए 8 = x2 प्लस x3/3, ये देखिए 8 = x2 प्लस x3/3। फिर ये 2 8 16 हो जाएगा, तो x2 प्लस x3 बराबर 16, समीकरण 2 हो गया। फिर इसके बीच लगाएंगे x वाला ही, 2 = x1 प्लस x3/3, 2 = x1 प्लस x3/2, सॉरी x1 प्लस x3/2, 2 2 जा 4, मतलब 2 दूना 4, x1 प्लस x3 = 4, ये समीकरण 3 हो गया। अब ये 3 समीकरण प्राप्त हो गए। इन तीनों समीकरणों को हल करने के लिए क्या करेंगे, तो जब आपको 3 चरांक वाला समीकरण मिलता है तो उसको हल करने का नियम क्या होता है, एक बार समीकरण 1 2 3 को जोड़ दो। समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ने पर तो आपका देखिए बाएं ये दोनों बाएं, ये दोनों, कुल 6 लोग हो जाएंगे। x1 देखिए यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 इक्वल टू -14 प्लस 16 प्लस 4। तो बायां 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 जुड़ गया, दायां दायां दायां। यहाँ से x1 2 बार है, 2x1 हो जाएगा, x2 2 बार है, 2x2, x3 भी 2 बार है, 2x3, और इस 16 4 20, 20 में से 14 गया 6। यहाँ से 2 से भाग देने पर, यहाँ उसने क्या किया, 2 कॉमन लिया है फिर भाग दिया है। आप चाहे तो डायरेक्ट 2 से भाग दो, एक स्टेप बच जाएगा आपका, डायरेक्ट आ सकता है। ये समीकरण मिल गया x1 प्लस x2 प्लस x3 = 3। अब यहाँ से देखिए ये आपको एक समीकरण प्राप्त हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 = 3। सेम तरीके से हम y वाला करेंगे। देखिए एक बार इनके बीच y का निकालेंगे, 6 = y1 प्लस y2/2, 6 = y1 प्लस y2/2, ये 2 6 12 हो जाएगा, तो y1 प्लस y2 = 2। फिर यहाँ पे y वाला लेंगे, 5 = y2 प्लस y3/3, ये देखिए 5 = y2 प्लस y3/2, ओके, क्योंकि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है,
y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही तो होता है। तो यहाँ देखो 2 25 10, तो एक समीकरण मिल गया अगला छठवां। फिर यहाँ लगा लिया इनके बीच, -2 इक्वल टू y1 प्लस y3 अपॉन 3, -2 इक्वल टू y1 प्लस y3 अपॉन 2, ये 2 दूना 4, -4 हो जाएगा, y1 प्लस y3 इक्वल टू -4, समीकरण 7 मिल गया। अब इसमें भी 5 6 और 7 को जोड़ने पर तो बायां 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 जुड़ गया, y1 प्लस y2 प्लस देखिए यहाँ y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3, बायां पूरा जोड़ लिया इक्वल टू दायां दायां जोड़ लिया, 12 धन 10 ऋण 4। अब 12 10 22, 22 में से 4 गया 18, और यहाँ 2i1 2i2 2i3, दो बार है सब, 2 कॉमन लेके भाग दे दिया, या फिर डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, ये मिल गया। अब जी हमें निकालना है। देखिए बिंदु जी का निर्देशांक मान लेते हैं xy है, ये त्रिभुज का केंद्रक है, और केंद्रक का सूत्र होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 का मान यहाँ पता है 3, ये तीनों का योगफल कितना है 3, तो ये देखो तीनों का योगफल 3 और ये बटे 3 काटेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 का मान यहाँ से देखिए 9 है, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 का मान देखिए समीकरण 8 से यहाँ लिखा भी जा रहा है सर कौन से समीकरण से, तो इसका मान 9 बटे 3, 3 3 9। इस तरीके से केंद्रक का निर्देशांक हमें पता चल गया 1 3, तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक कितना हो गया 1,3। इस तरीके से हमने आज 14 क्वेश्चन इसमें कर लिया है। अब बाकी 7 क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 22 तक है, तो अगले लेक्चर में हमारा ये चैप्टर खत्म होगा।